हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का साइट पे इंस्पेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में ब्रीफ में जानकारी ले ली। ओके, आज का टॉपिक हमारा रहेगा अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन में अलाइन कैसे, क्यों ज़रूरी है हमें, वो टॉपिक हमारा रहेगा। सबसे पहले तो अलाइनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो कोई भी मशीन को अगर दूसरी मशीन के साथ आपको कनेक्ट करना है, सो अलाइनमेंट मतलब उनको एक दूसरे के साथ कपल करना, ताकि दोनों की जो कपलिंग एक्सिस है वो सेम एक स्ट्रेट लाइन में ही रहे। इसी को हम कपलिंग कहते हैं। ओके, सो इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स नॉर्मली there is one driving machine and other is driver machine. Okay, so uh, both these machines are to be coupled together, and it is essential that the axis of both the machines remain in a one straight line. This is the called alignment. This is called alignment. So अलाइनमेंट क्या है, सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिकल मशीन्स कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, so in this one machines work as a driving machine and other machine works as a driver machine. Thus the driver machine works as a load on a driving machine. The axes of these machines are set properly so that transmission of power can be made properly. Okay, तो एक समझ लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब अलाइनमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो टाइप मशीन होती है, दो, ठीक है। तो उसमें से एक आपकी ड्राइविंग मशीन होती है, मतलब जो ड्राइव कर रही है, एंड देन आपका सेकंड होती है ड्राइवर मशीन, जो फर्स्ट मशीन के थ्रू ड्राइव हो रही है, तो उसको हम ड्राइवर मशीन कहते हैं। दोनों के जो एक्सिस है वो प्रॉपरली सेट होने चाहिए, ताकि जो भी पावर उन दोनों के बीच में ट्रांसमिट होगी, मतलब जो ड्राइविंग मशीन है और जो ड्राइवर मशीन है, उन दोनों के बीच में जो पावर ट्रांसमिट होगी, वो एक प्रॉपरली हो सके। इन दोनों को एक एक्सिस में, यानी एक सीधे अलाइनमेंट में जब भी उसे हम कनेक्ट प्रॉपरली जोड़ते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम अलाइनमेंट कहते हैं। ओके, अब जो ट्रांसमिशन, पावर का जो ट्रांसमिशन होता है, तो वो पावर का ट्रांसमिशन एक मशीन से दूसरे मशीन में, वो दो मेथड से होता है। ओके, दो मेथड कौन सी होती है। जो पहली फर्स्ट मेथड है आपकी, उसमें दोनों मशीन को एक साथ कपल कर देते हैं सेंटर लाइन थ्रू, यानी कि जो दोनों की एक्सिस है, वो दोनों को एक ही लाइन में रखते हैं। ओके, देन दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मशीन आर नियरर। ठीक है, ये पॉसिबल कब है, जब दोनों मशीन एक साथ ही, यानी बहुत ही नज़दीक हो, तभी ये मेथड आपकी पॉसिबल है कि आप दोनों ही मशीन्स को एक साथ कपल कर सकते हैं। और जो उनकी सेंट्रल लाइन है, उनके एक्सिस के जो लाइन है उसके कांस्टेंट रहे, उस तरीके से आप उसे कपल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है कि आप उन दोनों को कपल कर सकते हैं। ओके, बट और सेकंड मशीन में, सेकंड आपकी मेथड में क्या है कि मशीन्स आर केप्ट सच दैट एक्सिस ऑफ बोथ मशीन्स रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। ओके, the power can be transmitted using rope or pulley or gears.
सो फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, दोनों को एक ही अलाइनमेंट में एक ही एक्सिस के ज्वाइन कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन दूसरे में क्या है कि एक मशीन आपकी है ऊपर साइड, ऊपर वाले फाउंडेशन पे, एंड देन आपकी सेकंड मशीन है उसके नीचे वाले फाउंडेशन में। सो ट्रांसफर कैसे होगा पावर? सो आपका ट्रांसफर पैरेलल को कनेक्ट करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या है कि कोई दोनों के जो भी आगे एक रोटर होती है, तो वो रोटर से दूसरी रोटर के जो बाहर का हिस्सा होता है, सो हम पुली से या तो फिर हम रोप यूज करते हैं या फिर हम गियर्स यूज करते हैं, ओके, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अब समझ लीजिए कि अगर किसी भी कारणवश कोई भी इफेक्ट आपके जो भी अलाइनमेंट आपका होता है वो आपका मिसमैच हो जाता है, सो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका इफेक्ट कुछ तो पड़ेगा शाफ्ट पे, मशीन की शाफ्ट पे। सो वो भी देख लेते हैं कि मशीन की शाफ्ट पे क्या असर पड़ता है। तो देख लेते हैं कि ये दो कंडीशन होती है हमारी, जब हम लोग बैट और पुली यूज करते हैं तब, और जब हम लोग गियर और कपलिंग यूज करते हैं तब, ओके। सो belt does not remain on the middle of the pulley. Belt does not remain the middle of the pulley. So at a high speed the belt slides down of the pulley at a high speed. यानी जब भी बेल्ट आपकी आपकी जो शाफ्ट है उसके सेंटर में नहीं है और शाफ्ट का मिसमैच हो रहा है, आपका मिस अलाइनमेंट हो रहा है आपका, तो क्या होगा? जब भी हाई स्पीड आपकी बेल्ट होगी, हाई स्पीड आपकी मोटर रन करेगी, तब वो बेल्ट हो सकता है, पॉसिबल है कि वो बेल्ट आपकी पुली से गिर जाए, ओके। सो उसके कारण क्या होगा कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, यानी कि आपका जो आपको वो बेल्ट है वो आपको छूट के सीधा आपके तरफ लग भी सकती है, ओके। सो ऐसे क्या होगा कि आपका बार बार टाइम वेस्ट होगा कि बार बार आप बेल्ट को सेट कर रहे हो सेंटर में, ओके। फिर एक चीज ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो बेरिंग्स हैं वो टूट सकती है, क्योंकि उस पर एक एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है कि एक ही साइड की बेरिंग की एक ही साइड आपकी यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि मिस अलाइनमेंट है आपका, ओके। तो इसके कारण क्या होता है, आपका पावर का वेस्टेज होता है, और सबसे मेन क्या है आपका कि नॉइज भी प्रोड्यूस होती है, ओके। नाउ अगर हमारा गियर यूज करते हैं या फिर कपलिंग यूज करते हैं हम, देन अगर हम गियर यूज करते हैं या फिर कपलिंग यूज करते हैं और उन दोनों में कुछ मिसमैच होता है अलाइनमेंट में, देन क्या होता है कि आपका एक्सेसिव वाइब्रेशन होगी, नॉइज प्रोड्यूस होगा ज़्यादा। हो सकता है कि आपके जो भी गियर आपने यूज करे हैं या फिर जो भी बेरिंग यूज हुआ है वो ज़्यादा गर्म हो जाए और टूट सकता है, या फिर ख़राब हो सकता है, वॉर्न आउट हो सकता है। जो भी बोल्ट आपने कपलिंग के लिए यूज़ करे हैं उस पर एक तरह का तनाव भी बन सकता है, तनाव की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ओके। या फिर अगर आपके जो भी आपका आपने वाइब्रेशन हुआ मिसमैच होने के कारण, तो उससे क्या होगा कि आपके फाउंडेशन के जो बोल्ट है वो भी लूज हो सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि जो भी फाउंडेशन की ग्रिप है मशीन पे वो लूज हो सकती है, और जो भी मशीन आपकी जो भी फाउंडेशन पर रखी है वहाँ से हट सकती है। फिर कपलिंग के जो बुशिंग्स हैं वो भी टूट सकते हैं, ओके। तो ये दो तरीके की एडवर्स इफेक्ट हो सकती है मिस अलाइनमेंट की शाफ्ट के ऊपर, कि जब आपने बेल्ट या फिर पुली यूज किया हो, या फिर जब आपने गियर या फिर आपने कुछ कपलिंग यूज करी हो। नाउ अलाइनमेंट प्रोसीजर भी तो कुछ होती है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में जो भी अलाइनमेंट है वो कैसे होता है। सो स्टेप्स दो स्टेप्स हैं, इधर स्टेप्स लिखे हुए हैं, ओके। तो टोटल आपका 6 स्टेप्स हैं, प्रोसीजर के 6 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप किसी दो इलेक्ट्रिकल मशीन को आप अलाइनमेंट करते हैं। सो फर्स्ट क्या है कि आपके दोनों मशीन्स आपके फाउंडेशन पे प्लेस होनी चाहिए, और उस टाइम पे
फाउंडेशन पे जब आपकी प्लेस हो तो उस टाइम पे आपके नट्स जो होते हैं जिसपे वो फाउंडेशन से टिका हुआ है तो वो थोड़े ढीले रखने के, लूज रखने के। देन एक्सिस जो है आपकी, यानी कि मशीन्स के जो भी बोथ मशीन्स, एक्सिस ऑफ द बोथ मशीन्स आर सेट इन वन लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज आपके एक्सिस पे आपने एक ही लीनियर लाइन वर्टिकल प्लेन में एक ही लाइन में आपने रखे, लेकिन जब भी अगर रिक्वायर्ड होता है तो एक आपकी आयरन की स्ट्रिप होती है, ओके, थिकनेस वाली आयरन की स्ट्रिप होती है, वो दोनों मशीन के बीच में आपके लगाई जाती है। ओके, देन आपका जो भी फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कि जब आपके जो हाइट है, जो भी आपके मशीन, दोनों मशीन की हाइट है उसे मैच की जाती है, यानी सेम एक्सिस पे आना बहुत ही जरूरी है। देन फिफ्थ अलाइनमेंट है, वो हमें बार बार चेक करना चाहिए, यानी कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है जो हमने बताया उसे उसे वापस रिपीट करना चाहिए। एंड देन वापस सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, हमारा जो स्टेप 4 है वो रिपीट होना चाहिए। ओके, सो 2 3 एंड 4 ये जो तीनों स्टेप्स हैं वो रिपीट होने चाहिए वन बाय वन, जब तक आपके प्रॉपर अलाइनमेंट अचीव ना हो। ओके, सो ये 6 स्टेप थे आपके अलाइनमेंट के लिए, जब भी आप किसी दो इलेक्ट्रिकल मशीन को आप कपलिंग कर रहे हो तब। ओके, नाउ कुछ टूल्स भी चाहिए होंगे मशीन को इंस्टॉलेशन, मशीन को किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ टूल भी चाहिए होंगे। सो कुछ टूल चाहिए तो कुछ अलग अलग टूल होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि टूल्स और कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके यूज होते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। तो दो टाइप के टूल्स आप लोग यूज करेंगे, two types of tools that is required in an installation work. The first type includes the devices required to lift the machine from one plate to other. Sorry. And the second type includes the tools required to fit the machine on the foundation, and also tools required to check the level and alignment, etc. So जो आपके सेकंड टाइप के आपके आपके फर्स्ट टाइप के जो भी आपके डिवाइसेस थे वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कि आप पुलीज यूज करते हैं, ओके, देन आप रेंच यूज करते हैं, तो वो सब टूल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब सेकंड टाइप के टूल्स है जो हम पढ़ेंगे, यानी लेवल चेक कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पहला टूल है हमारा स्पिरिट लेवल। सो स्पिरिट लेवल से हम क्या यूज करते हैं, स्पिरिट लेवल से हम क्या चेक करते हैं, स्पिरिट लेवल से हम ये चेक करते हैं कि जो भी आपकी मशीन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सेट हुई है कि नहीं है। तो स्पिरिट लेवल में क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम लिक्विड से भरते हैं, ओके, और वो लिक्विड के अंदर एक आपका एयर बबल होता है। सो जो मार्क उसमें हम लोग उसको, वो ट्यूब को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं नाउ, और जो भी आपके एक मार्क हम लोग मिडल वाले जो पोर्शन पे है आपके, वो मार्क कर देते हैं। अब जो भी आपका ये ट्यूब है उसको हम एक रेक्टेंगल मेटल बॉक्स या फिर वुडन बॉक्स दोनों उसके अंदर रख देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब स्पिरिट लेवल से चेक करना हो तो उससे हम क्या करेंगे कि जो भी आपका ये जो हमने मेटल बॉक्स या फिर वुडन बॉक्स हमने यूज किया, सो उसे हम क्या करेंगे कि मशीन के ऊपर या फिर अलाइनमेंट के ऊपर रखेंगे, सरफेस के ऊपर रखेंगे। सो ये जो सरफेस के लेवल के अनुसार जो बबल है आपका वो मार्क पे आएगा या फिर मार्क से दूर जाएगा। अगर यदि वो मार्क के ऊपर यानी मिडल वाले पोर्शन में आ जाता है बबल, तो
हम मान लेते हैं कि जो हमने अलाइनमेंट किया है, यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है आपका अलाइनमेंट, ओके। या अगर या फिर बबल आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड चला जाता है, तो जो आपकी सरफेस है, जो आपने अलाइनमेंट किया है, वो लेवल में नहीं है, ओके। नाउ सेकंड हमारा रहेगा ट्राई स्क्वायर। सेकंड हम लोग यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर। सो ट्राई स्क्वायर का ये क्या होता है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, पहले तो ट्राई स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं ताकि दो सरफेसेस जो रेक्टेंगल की जो दो सरफेसेस हम लोग लगा रहे हैं वो रेक्टेंगल है कि नहीं एक दूसरे, यानी 90 एंगल पे है कि नहीं, ओके। सो ट्राई स्क्वायर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बीम, यानी बीम थोड़ा चौड़ा टाइप का होगा। तो आपने कभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर में कभी क्या बोलते हैं, लकड़ी का काम चल रहा हो या फिर कड़िया काम चल रहा हो, यानी लकड़ी का काम चल रहा हो, तो उसके पास एक 90 एंगल का एक कोण होता है, ओके। सो वो 90 एंगल का कोण अगर आपने देखा हो, तो एक साइड से उसकी वो मोटा होता है एंड देन सेकंड साइड उसकी ब्लेड टाइप होती है, ओके। तो उसी को हम ट्राई स्क्वायर कहते हैं। तो वो क्यों यूज करता है कि जो भी उसने अलाइनमेंट, जो भी उसने बनाया है, यानी जैसे कोई टेबल बनाया है आपका, तो कुछ जॉइंट आ रहा है, तो वो जॉइंट आपका 90 डिग्री है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए वो ट्राई स्क्वायर का यूज करता है। वैसे ही हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं कि दो सरफेसेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, ओके। थर्ड है हमारा स्पैनर और रेंच। स्पैनर और रेंच, सो स्पैनर का यूज क्यों करते हैं हम? स्पैनर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सबने शायद टूल देखा हो। जब अपनी कार आप लोग ठीक करवाने जाते हैं, तो वो बोल्ट खोलने के लिए जो आपका गैरेज वाला होता है, तो वो गैरेज वाला आपका बोल्ट खोलने के लिए एक चीज यूज करता है। सो वो जो टूल यूज करता है उसी को स्पैनर कहते हैं। सो स्पैनर इज यूज टू ओपन और टाइटन नट अ बोल्ट, ओके। सो या वो स्पैनर जो होता है वो सिंगल एंडेड भी होता है, दोनों दोनों साइड भी उसके हो सकता है, और वो डिफरेंट लेंथ में भी अवेलेबल आपका रहता है। सो किसी किसी टाइप के स्पैनर में क्या होता है, आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल टाइप का स्पैनर भी आपका अवेलेबल रहता है। और जो बॉक्स टाइप का स्पैनर होता है उसे हम टी सॉकेट स्पैनर भी कहते हैं। बॉक्स टाइप का जो स्पैनर होता है उसे हम टी सॉकेट रेंच भी कहते हैं। जो भी आपका बॉक्स स्पैनर है, जो भी आपका बॉक्स स्पैनर है, यानी कि जिसे हम टी सॉकेट रेंच कहते हैं, उसको नैरो साइज के लिए, हम नैरो स्पेस के लिए, जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि सिंपल आपका जो भी स्पैनर होता है वो यूज नहीं हो सकता, ओके। सो अरे हाँ, और हम कभी कभी पाइप रेंच भी यूज करते हैं, जिसे हम मंकी रेंच कहते हैं, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर तो लगभग सबको पता ही होगी कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। स्क्रू ड्राइवर तो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू को खोलने के लिए, स्क्रू को बंद करने के लिए यूज होता है, और डिफरेंट डिफरेंट उसकी ब्लेड साइजेस होती है, और जो उसका हैंडल होता है वो या तो प्लास्टिक का बना होता है या तो फिर वुड का, यानी लकड़ी का बना होता है। सो ये था स्क्रू ड्राइवर। अब टूल्स और इंस्ट्रूमेंट तो हमने पढ़ ली कि इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। नाउ हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ओके। तो ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन कैसे करना है, यानी कि जब वो डिस्पैच हो रहा है फैक्ट्री से, देन हमारे पास आ रहा है, देन उसका इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसको स्टोरेज कहाँ करेंगे हम, और हैंडल कैसे करेंगे ट्रांसफार्मर को। सो उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इंस्पेक्शन। सो इंस्पेक्शन हम कैसे करेंगे उसका? तो तीन कंडीशन होती है जब ट्रांसफार्मर डिस्पैच होता है फैक्ट्री से। सो पहला होता है कि ट्रांसफार्मर का जो मतलब ऑयल जो होता है,
उसको फील करेंगे आफ्टर कंप्लीटली ड्राइंग एंड इज रेडी फॉर सर्विस। यानी जो भी हम ट्रांसफार्मर का ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, तो वो जब आता है, जब भी मैन्युफैक्चर से डिस्पैच होके हमारे पास आता है, तब उसे पहले फील नहीं करते। उसे फील कब करेंगे? जब उसे यूज़ करना हो, जब उसे प्रॉपरली हमारा कंप्लीटली उसकी जो टैंक है वो ड्राई हो और रेडी सर्विस के लिए वो रेडी हो, तभी हम ट्रांसफार्मर ऑयल उसमें फील करते हैं। देन सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन हमारी है ऑयल इज फील टू कवर द कोर एंड वाइंडिंग। ओके, सो कोर और वाइंडिंग को कवर करने के लिए हम उसमें ऑयल को फील करते हैं। ओके, ये तो सेकंड कंडीशन है। एंड देन थर्ड कंडीशन इज टैंक इज नॉट फिल्ड विथ ऑयल बट फिल्ड विथ इनर्ट गैस और नाइट्रोजन और ड्राई एयर एट सम प्रेशर। ये ऐसा क्यों करते हैं हम कि जब भी टैंक को हम लोग ऑयल से फिल नहीं करते, तब हम इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं या फिर नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी ड्राई एयर होती है और उसमें कुछ प्रेशर के साथ हम उसे फिल कर देते हैं, ताकि ताकि क्या हो सके, ताकि जो भी वाटर पार्टिकल्स हैं आपके वो एंटर ना कर सके। ओके, और जो आपकी टैंक है वो कंप्लीटली आपकी ड्राई रहे, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। नाउ इंस्पेक्शन में और क्या क्या करेंगे? देन एसेसरीज आर डिस्प्लेड सेपरेटली इन केस ऑफ हायर कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर। ओके, so there are possibility of damage during the transit of the transformer, so it should be checked for damage after receiving it। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो भी हम ट्रांसफ़र हो रहा है आपका डिस्पैच होने के बाद, तो आपका कुछ डैमेज भी हो सकता है। सो रिसीविंग के बाद ये डैमेज चेक करना हमारा काम है। स्पेशली हम क्या क्या चेक करेंगे? कूलिंग ट्यूब्स है वो बेंड तो नहीं हुई है, फिर जो भी आपकी फिटिंग्स है अंदर वो डैमेज तो नहीं हुई है, फिर ऑयल लेवल इंडिकेटर है उसका जो कांच है वो ब्रोकन हुआ है कि नहीं हुआ है, बुशिंग्स आपके बेंड हुई है कि नहीं हुई है, बोल्ट्स आपके जो भी यूज़ हुए हैं वो लूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मतलब अगर लूज हो गए हैं तो उसे टाइट करेंगे। ओके, देन जो आप लीकेज चेक करोगे, सबसे मेन है आपका लीकेज चेक करना टैंक का, कि टैंक आपकी लीकेज है कि नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट है जो आप मेनली याद रखेंगे जब जब भी ट्रांसफार्मर आपका मैन्युफैक्चरर से आपके तरफ आपके पास आ जाएगा, तब ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो सॉरी, अब समझ लीजिए कि आपका कुछ डैमेज हुआ। सो ये जब भी डैमेज हो रहा है तो उसके बाद हम सो जब भी अगर ट्रांसफार्मर कुछ डैमेज पाया जाता है तो हम कुछ स्टेप्स उठाएंगे। तो देखते हैं वो स्टेप कौन कौन सा है। कि अगर ट्रांसफार्मर आपका हैवीली डैमेज है, सो हम मैन्युफैक्चरर को तुरंत इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे बिफोर लिफ्टिंग द कोर। यानी जो हमारा मेन टैंक होती है, यानी जो कॉइल वाली होती है, उसे उठाए बिना पहले ही हम मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट करेंगे कि भाई तुम्हारा जो भी आपने इक्विपमेंट भेजा है, ट्रांसफार्मर भेजा है, वो हैवीली डैमेज है। देन रिप्रेजेंटेटिव का हम लोग वेट करेंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स या फिर ट्रांसपोर्टर होता है उनके थ्रू भेजा जाएगा। ठीक है। अगर आपका स्लाइटली डैमेज है, देन हम कोर और वाइंडिंग चेक करेंगे कि डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। देन अगर वो डैमेज होता है, अगर आपके कोर या फिर कोई भी वाइंडिंग या फिर किसी भी तरीके से डैमेज होती है, सो आप तुरंत ही मैन्युफैक्चरर या फिर रिपोर्टर या फिर जो सॉरी रिपोर्टर नहीं, जो भी आपका ट्रांसपोर्टर है उसको आप उसके रिप्रेजेंटेटिव का वेट करेंगे। एंड देन उसके प्रेजेंस में आप जो भी डैमेज है, जो भी कोर में हुआ है या फिर वाइंडिंग में हुआ है,
तो वो डैमेज को दिखाने के लिए आप उन्हें टैंक से बाहर निकालेंगे, ओके, एंड देन रिपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर को या फिर ट्रांसपोर्टर को, ओके। आपका जो भी वाइंडिंग है, जो भी कोर है आपका, वो लिफ्टिंग करने की नेसेसरी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको उसे चेक करना ही है अगर कुछ डैमेज नहीं हुआ है तो, ओके। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक द कोर एंड वाइंडिंग बाय लिफ्टिंग द ट्रांसफॉर्मर इफ देयर इज नो डैमेज, ओके। या अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द ट्रांसफॉर्मर इज फील्ड विद ड्राई एयर एंड इफ रस्ट इज सीन। रस्ट का मतलब है आपका कोई भी जंग लगी हुई है, ड्राई एयर होने के बावजूद कुछ मॉइस्चर कंटेंट आपके टैंक के अंदर है, सो या फिर आउटसाइड द टैंक, या फिर आपके जो सिलिका जेल है वो आपको पिंक दिखता है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके वाइंडिंग में कुछ मॉइस्चर आपका एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसको भी हम एक नोटिस करेंगे। तो इस टाइप अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उस टाइम क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रांसफॉर्मर को सबसे पहले ड्राई करेंगे, ओके। देन इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वन सैंपल ऑफ ऑयल यानी is taken from the top of the conservator and other sample of oil is taken from the bottom of the tank. The oil is tested for the presence of moisture and its dielectric strength, okay. So जब भी इंस्टॉल करेंगे तो क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मर का एक सैंपल लेंगे, कहाँ से लेंगे, एक कंजर्वेटर के सबसे टॉप से लेंगे, एंड देन नीचे साइड से आपका जहाँ पे आपको टैंक खाली करने के लिए आपको एक कॉक दिया होता है ट्रांसफार्मर में, तो देन वहाँ से हम एक सैंपल वहाँ से लेंगे। अब दोनों को टेस्ट करेंगे मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और उन लोगों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हम लोग मेजर करेंगे, ओके। सो अगर दोनों सैंपल आपके विदाउट मॉइस्चर पाए जाते हैं, या फिर जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो वाइंडिंग का वो सेटिस्फैक्टरी है, सो उसे ड्राई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ स्टोरेज। अब ट्रांसफार्मर का स्टोरेज कैसे होगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ absorption of moisture if the transformer is installed some period. So after the transformer is brought to the site, to prevent this it should be filled with oil and breathing pipe should be closed. यानी कि हम वहाँ से आने के बाद, यानी कि मैन्युफैक्चरर से आने के बाद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम ट्रांसफार्मर कुछ टाइम के लिए हम लोग यूज़ ना करें, तो ऐसे टाइम पे कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया तो हमें नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो भी टैंक है उसे ऑयल से भर देंगे, और जो आपका ब्रीदर पाइप है उसे हम क्लोज कर देंगे, ओके। या फिर अगर हमें ट्रांसफार्मर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हमें स्टोर करना है, तब हम क्या करेंगे, टैंक को खाली ही रखेंगे और उसे या फिर हम इनर्ट गैस से या फिर हम ड्राई नाइट्रोजन से कुछ प्रेशर पे उसे भर देंगे, ताकि हमारा जो कोरोजन हो रहा है, जो भी हमारा रस्ट हो रहा है या फिर कोई मॉइस्चर पार्टिकल अंदर है, तो वो हमारे ट्रांसफार्मर टैंक को नुकसान ना करे। अगर हमें ट्रांसफार्मर को हमें पूरा कवर करना चाहिए, अगर हमें उसे स्टोर करना है किसी ओपन जगह पे, तो हमें उसे पूरा का पूरा कवर करना चाहिए, ताकि जो मॉइस्चर है या फिर अदर जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं उससे टैंक को खराबी ना हो सके। और एक और काम हो सकता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसे पूरा डिसमेंटल कर दे, या ताकि हम जब भी लंबे समय के लिए हमें यूज़ ना करना हो तो ट्रांसफार्मर को हम डिसमेंटल कर दें, और उसकी जो भी वाइंडिंग है आपकी, उसको हम ड्राई ऑयल के अंदर डीप
कर दे और उसे एक ड्राई रूम में रख दे। सो ऐसे भी हम स्टोरेज कर सकते हैं। नाउ द हैंडलिंग। सो व्हाट इज हैंडलिंग? सो ट्रांसफॉर्मर शुड ओनली lifting by lugs. All the lugs should be used together, so there is no unbalancing in lifting. Okay, and then second point is projection is provided for jacking should be used if jack is required. Jack should be placed under a valve or a cooling tube. जैक का मतलब क्या है? जैक का मतलब ये है कि अगर आपको हाइड्रोलिक का यूज करना है, अगर किसी भी तरीके से आपको हाइड्रोलिक का यूज करना पड़े, देन आप क्या करेंगे? तो जो भी आपका जैक यूज हो रहा है तो उसको कूलिंग ट्यूब्स या फिर जो वाल्व होता है उसके नीचे रख के फिर आप हाइड्रोलिक का यूज करेंगे। और एक से ज्यादा आप हाइड्रोलिक का यूज करेंगे ताकि अनबैलेंस ना हो। देन थर्ड पॉइंट इज gasket of the material recommended by the manufacturer should be used to make the leak proof joint. आपके लीक प्रूफ आपको जॉइंट करना हो, जॉइंट का यूज कहाँ, जॉइंट हमें क्यों करना पड़ेगा? ताकि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है या फिर ब्रीदर और आपके टैंक के बीच में जो भी आपका जॉइंट है, सो वो लीकेज ना हो, इसीलिए मैन्युफैक्चरर हमें गैस्केट मटेरियल यूज करने का रिकमेंड करते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। सो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर का? सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, देन फैसिलिटीज ऑफ मेंटेनेंस, क्या है, मेंटेनेंस कैसे हो सकता है। देन थर्ड देखते हैं हम उसका फाउंडेशन कि कहाँ पे उसे फिक्स इंस्टॉल किया जाएगा। देन केबलिंग, देन बुशिंग एंड केबल बॉक्स कहाँ रखे जाएंगे, देन उसके कनेक्शंस, देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर, अगर फायर हो जाती है तो हमारे पास क्या प्रोटेक्शन के लिए है, देन हम उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस। ओके, तो ये हम 8 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं जब भी हम इंस्टॉलेशन को हम करते हैं। सो फर्स्ट है आपका लोकेशन। सो लोकेशन आपकी हो सकती है इंडोर साइड भी हो सकती है और आउटडोर में भी हो सकता है। सो इंडोर जब होता है तब क्या करना चाहिए? जब भी हम इंडोर हम करते हैं ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल, देन हमारा एक प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब करंट पास होगा तो वो हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो हीट ज़्यादा बढ़ ना जाए इसलिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन हमें जरूरी है। ओके, सो अगर देखिए आपका एक साइड वॉल है, इनसाइड इंडोर कोई साइड है, उसमें आपका कोई एक साइड की दीवार है, अगर उसके आगे आपको ट्रांसफार्मर लोकेट करना है तो दोनों के बीच का जो भी मिनिमम आपका गैप है वो 0.5 मीटर होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आप समझिए कि आपकी दो साइड की वॉल है और आपको ट्रांसफार्मर दोनों के बीच में रखना है, तो फर्स्ट आपको एक दीवार से आपको 0.75 मीटर रखना पड़ेगा एंड देन दूसरे दीवार से भी आपको 0.75 मीटर दूर रखना पड़ेगा ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन ट्रांसफार्मर को मिल सके। देखिए, देन आपका अगर 3 साइड वॉल है, 3 साइड वॉल है, तो आपके ट्रांसफार्मर और आपके तीनों साइड की दीवार के बीच में एटलीस्ट 1 मीटर का गैप होना जरूरी है। ओके, और अगर आपकी 4 साइड की दीवार है, सो आपका ट्रांसफार्मर और आपकी दीवार के बीच में मिनिमम टू मिनिमम 1.25 मीटर तक का गैप होना जरूरी है ताकि एक प्रॉपर वेंटिलेशन ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड हो सके। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ द जो भी प्लेस पे आप ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर रहे हो वो मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बाहर मॉइस्चर होगा एंड देन वो आपके मॉइस्चर आपके टैंक के किसी भी पार्ट को लगा
तो रस्ट होगी। देन रस्ट होगी तो आपके पॉसिबिलिटी है कि जो बुशिंग्स आपकी है जिस पे रस्ट हो रहा है मॉइस्चर के कारण, सो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से आपकी फ्लैश ओवर हो सके, या फिर कुछ आपके लीकेज भी प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू द रस्ट। कभी टैंक आपकी पॉसिबल के डैमेज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है डैमेज होने की। सो ऑयल का जो है लीकेज पॉसिबल है। अगर आपके ऑयल लीकेज है और आपके अगर हीट प्रोड्यूस प्रॉपर आपका वेंटिलेशन नहीं है, देन आपके आग लगने की भी संभावना हो सकती है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देन आपका इनलेट और आउटलेट जो है एयर का, वो आपके सफिशिएंट साइज का होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो भी आपका कूलिंग है, ट्रांसफार्मर का जो भी कूलिंग है, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। जो इनलेट है वो फ्लोर लेवल से नियर होगा तो चलेगा, लेकिन जो आउटलेट है वो फ्लोर लेवल से जितना ऊपर हो सके उतना हमें करना चाहिए। ओके, सो देयर शुड बी मिनिमम डिस्टेंस, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, देयर शुड बी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर बिटवीन द सीलिंग एंड द कंजर्वेटर। कंजर्वेटर अगर आपका किसी रूम में है, इंडोर साइट में, यानी कि आपका किसी रूम में ट्रांसफार्मर को रखा है, तो जो आपकी कंजर्वेटर टैंक है और जो आपका सीलिंग है, तो उन दोनों के बीच में मिनिमम टू मिनिमम 0.5 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है। ओके, द ट्रांसफार्मर should be installed that the vibration are not transmitted to its body. Okay, now अगर हमें आउटडोर साइड में रखना है, so outdoor side the transformer designed to be operated in open only should be installed in open. If the transformer has to be installed in a place where there is air pollution, the transformer should be installed that there is a little effect of polluted atmosphere. Bushing should be cleaned periodically so that flashover is prevented. Okay, now फैसिलिटीज ऑफ मेंटेनेंस, सेकंड पॉइंट है हमारा फैसिलिटीज ऑफ मेंटेनेंस का। इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा लोकेशन हो गया, देन हमारा सेकंड पॉइंट है फैसिलिटीज। तो फैसिलिटीज क्या है, क्या होने चाहिए? सो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पे हमें मेंटेनेंस करने के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। एक आपका लिफ्टिंग बीम होना वहाँ पे जरूरी है ट्रांसफार्मर के ऊपर, ताकि हम जब भी मेंटेनेंस करें, ओके, जब भी ट्रांसफार्मर टैंक का मेंटेनेंस हो, सो हम क्या है, कोर और वाइंडिंग को हम इजीली वहाँ से लिफ्ट कर सके, इसीलिए हमें लिफ्टिंग बीम की जरूरत है। सो द ट्रांसफार्मर शुड बी so located that breather, thermometer and oil level indicator can be inspected safely while the transformer is energized. So जो ब्रीदर है हमारा, या फिर जो थर्मोमीटर है, या फिर जो ऑयल लेवल इंडिकेटर है, वो ऐसी जगह पे हमें रखना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए इजीली, जब भी ट्रांसफार्मर आपका वर्किंग पोजीशन में हो तब भी हम उसे सेफली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो ड्रेनेज वाल्व या फिर जो आपके सैम्पलिंग वाल्व होता है, उनको ऐसी पोजीशन में रखना चाहिए कि कोई, जब भी हम किसी टेस्टिंग के लिए कोई भी ऑयल का सैंपल ले, तो हमें किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो। ओके, देन हमारा थर्ड पॉइंट है फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में हम तो वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन सिंपल फाउंडेशन सफिशिएंट है ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक मशीन है। लेकिन फाउंडेशन जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, पूरी तरीके से लेवल होना चाहिए, एंड देन हमारा ड्राई होना चाहिए। ड्राई इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ताकि जब भी हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करें तो किसी भी तरीके का रस्टिंग प्रॉब्लम हमें ना हो। ओके, सो द ट्रांसफार्मर शुड नॉट रिमेन इंक्लाइन टू प्रिवेंट टेंशन ऑन द कनेक्शन। ट्रांसफार्मर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब भी हम उस पर कनेक्शन करें तो जो भी कनेक्शन हमने किया वो उस पर एक कुछ टाइप का भी टेंशन आए। ओके, और लेवल
जो भी आप फाउंडेशन कर रहे हैं, सो उसका लेवल बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो ऑयल लेवल है आपका वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहे, ताकि जो आपकी वाइंडिंग है, प्रॉपर आपकी वाइंडिंग है, तो वो सब आपके उसको प्रॉपरली इंसुलेटिंग ऑयल मिलता रहे। Then second point is transformer should be placed on concrete plinth when it is located outside. Okay, plinth level should be higher than the maximum flood level. यानी कि अगर आपका आपका आउटसाइड में आपका लोकेटेड है ट्रांसफार्मर, तो उसको एक कंक्रीट नुमा स्ट्रक्चर पे रखना चाहिए, और उसे इतनी हाइट पे रखना चाहिए कि आपका जो मैक्सिमम फ्लड लेवल है उससे वो हाइट ऊपर हो, ताकि जब भी फ्लड आए तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बचा रहे। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज जंक्शन पोल, सब्सिडायरी पोल, स्ट्रीट लाइटनिंग पोल। ये सारे पोल जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। जब भी हम ट्रांसफार्मर को माउंट कर रहे हैं तो उसे ये सारे पोल है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग अप, यानी चढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर हम कोई भी क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं और अगर हम ऐसा पोल यूज़ कर रहे हैं जहाँ जैसे आपका स्ट्रीट लाइट का पोल है, तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ चढ़ने की सुविधा होती है। सो ऐसा पोल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि जो वहाँ के लोकल पब्लिक है या लोकल बच्चे हैं वो ट्रांसफार्मर पे चढ़ ना सके और उन्हें उनकी ज़िंदगी खतरे में ना हो। ओके, सो हमें ट्रांसफार्मर के लिए डबल डबल पोल एच का स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, और एक सफिशिएंट स्पेस देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए। ओके, सो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस लाइक barbed wire should be provided so unauthorized person cannot climb the pole. okay, ये तीन चीज हमें ध्यान रखनी है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा केबलिंग, ये तो सबसे मेन है। सो केबल ट्रेंच इन अ सबस्टेशन should be filled with sand or pebbles or should be covered with fireproof slab। तो जो हमारा केबल है, जो हमारा मेन केबल आ रहा है, उसे हम एक फायर प्रूफ स्लैब में कवर्ड होना जरूरी है। ओके, सो केबल कैन बी लेड ऑन क्लैम्प, cable can be laid on clamp placed on the wall. When the cable like this, laid like this, then it should be kept away from the wall. So for this there is a special design clamp are available in the market, which we can use. In addition to this, cable can kept in a cable tray or cable racks. The minimum spacing of 150 millimeter should be kept between two trays when there is a one or more trays are used. Okay, so केबल को क्या है कि अगर आपका केबल है तो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो आपका दीवार जो है वहाँ से दूर होना चाहिए, वॉल से आपका दूर होना चाहिए। और अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा केबल आपके 2 या 3 ऐसे ज़्यादा आपके केबल यूज़ हो रहे हो, तो एक स्पेशली डिज़ाइन क्लैंप आते हैं, अवेलेबल होते हैं, सो उसे यूज़ करना चाहिए। क्यों? ताकि जो भी केबल है, 2 से ज़्यादा केबल है, उसे एक दूसरे से हम दूर रख पाए। और जो मिनिमम आपका मिनिमम स्पेस है दो ट्रे के बीच में, वो मिनिमम स्पेस आपका 150 mm होना जरूरी है। और जो ट्रे है आपकी, वो ट्रे आपकी गैल्वेनाइज आयरन से बनी होती है या फिर एल्यूमिनियम से बनी होती है। ओके, आपके जो पावर या फिर कंट्रोल केबल्स होते हैं वो इस इस ट्रे पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, now the third point is heat produced in other equipment should not enter to the cable. There should be slope in cable trench
so that the rain water can be drained off. जो आपका अगर आपका ब्रीदर है, आपका मेन टैंक है, वहाँ से जो भी आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट आपके केबल के अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो सके। और जो हम केबल ट्रेंच यूज़ कर रहे हैं सो हमें उसे स्लोप में रखना चाहिए। स्लोप में रखने का फ़ायदा क्या है कि आपका जो रेन वाटर होता है वो आपका केबल के ऊपर टिकता नहीं है। ओके, नाउ बुशिंग्स एंड केबल बॉक्स। सो बुशिंग्स क्या है? व्हेन द बुशिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर इट शुड बी चेक फॉर क्रैक बिफोर रिफिटिंग and it should be checked that the gasket is in its proper condition. Okay, so जब भी बुशिंग हम ट्रांसफार्मर से सेपरेट करते हैं सो उसे वापस एक बार चेक करना चाहिए कि उसमें कुछ क्रैक तो नहीं आया रीफिटिंग से पहले, और उसके गास्केट को भी चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं। नाउ केबल बॉक्स। सो if cable box is fitted and if the paper insulated cable has to be connected, then the cable end should be sealed to prevent absorption of moisture by insulation. Okay, cable box should be filled with oil or compound after making the connections. Okay, now next topic is connection. तो मीडियम वोल्टेज के लिए कैसा कनेक्शन होना चाहिए, हाई वोल्टेज के लिए कैसा कनेक्शन होना चाहिए, ओपन कनेक्शंस क्यों होने चाहिए। ओके, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। सो केबल और ओपन वायर्स कैन बी यूज फॉर मीडियम वोल्टेजेस। अगर आपका केबल विदाउट मेटल सीट वाला है यानी आर्मरिंग, खाली सिर्फ उसमें आर्मरिंग करी हुई है, देन तीन फेज जो आपके तीनों फेज है वायर के और न्यूट्रल वायर है उसको एक मेटल केसिंग में रखना चाहिए और उसमें कोई भी टाइप का आपका जॉइंट नहीं होना चाहिए। केबल में आपका कोई भी टाइप का जॉइंट नहीं होना चाहिए जब भी आप मेटालिक केसिंग जो यूज करते हैं तब। ओके, सो मीडियम वोल्टेज में हमारा बिना मेटल सीट या फिर आर्मरिंग वाला, सिर्फ आर्मरिंग वाला केबल चल सकता है। लेकिन हाई वोल्टेज में क्या है कि हमारा पेपर इंसुलेटेड चाहिए, सीट भी होनी चाहिए और उसमें उसका आर्मर भी होना चाहिए, या फिर हम एल्यूमिनियम केबल यूज़ करते हैं या फिर कोई और केबल यूज़ करते हैं। तो जब भी हम उसे हाई वोल्टेज में यूज़ करते हैं तब हमारा ये जो केबल है वो हमारा इंसुलेटेड होना चाहिए और दोनों तरफ से उसकी ट्रेंच है वो क्लोज होनी चाहिए। ओके, सो हाई वोल्टेज में हमें ये ध्यान रखना है। नाउ ओपन कनेक्शन। सो open copper or aluminum conductors are to be used in medium and high voltages substation when the value of current is high. So open copper और aluminum ACSR कंडक्टर का हम यूज कहाँ करते हैं? जब भी वोल्टेज हमारे हाई होते हैं या फिर जो आपका करंट है उसकी वैल्यू हाई होती है तब हम इस टाइप के ओपन कॉपर और या फिर एल्यूमिनियम के कंडक्टर यूज करते हैं। दिस कंडक्टर कैन बी फ्लेक्सिबल टाइप, यानी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, और क्रॉस सेक्शन जो है उसका वो रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर होना जरूरी है। ओके, तो ये ओपन कनेक्शन में हम इस टाइप के कंडक्टर यूज करते हैं। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर। सो oil filled switch gear should be kept sufficiently apart so that the fire cannot be extended to the other unit when one unit is catches fire. So अगर आपके सब स्टेशन में आप स्विच गियर होती है तो स्विच गियर को एक दूसरे से सफिशिएंटली दूर रखना चाहिए ताकि अगर किसी कारण से आपका एक प्रोडक्ट में आपके आग लगती है तो दूसरे यूनिट में आपके आग ना लग सके। ओके, सो अगर हमारे पास जगह नहीं है और हमें पॉसिबल होता है सो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी आपका एनक्लोजर है उसे सेपरेट करना चाहिए। कैसे? फायर रेजिस्टेंस वॉल से, दोनों के बीच में फायर रेजिस्टेंस वॉल हमें रखनी चाहिए, यानी कि
आपके पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है सब स्टेशन में और आपको 2 ट्रांसफार्मर साथ में रखने हैं, तो क्या करेंगे आप दोनों के बीच में एक फायर रेजिस्टेंस वॉल बना देंगे। ओके, सो ये भी चलता है। और इफ पॉसिबल रिमोट इंडिकेटर फॉर फायर शुड बी यूज्ड, यानी अगर आग लगती है तो हमें पता चल सके ऐसा हमें रिमोट कंट्रोल यूज करना चाहिए, सॉरी ऐसे ही हमें इंडिकेटर यूज करना चाहिए ताकि हर जगह आपका फायर लगी है या फिर आग लगी है ऐसा इंडिकेट हो सके। सो सूटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हमें इंस्टॉल करने चाहिए और वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी हमें यूज करनी चाहिए बड़े सब स्टेशन में अराउंड द ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट इज सेफ्टी प्रिकॉशंस। सो देख लेते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हम देख लेते हैं। देन उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्पेक्शन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ स्विच गियर कैसे करना है वो भी देख लेंगे। ओके, तो हमारे ट्रांसफार्मर का जो इंस्पेक्शन है, स्टोरेज है और हैंडलिंग है वो पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम देख लेते हैं। सो ट्रांसफार्मर शुड बी so installed that there is no possibility of getting electric shock to the anybody. All metal parts should be earth. Okay, and transformer should be enclosed and one door should be provided so no unauthorized person can enter. Okay, तो ये दो टाइप के हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। ओके, सो नाउ आज हमारा ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्विच गियर के इंस्पेक्शन, स्टोरेज और हैंडलिंग के बारे में जानकारी लेंगे। देन इंडक्शन मोटर को कैसे हमें, यानी उसके इंस्पेक्शन, उसके स्टोरेज और उसके हैंडलिंग को हम देखेंगे। ओके, सो